दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों लोकसभा चुनाव मुहाने पर है। चर्चाएं ये हैं कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले भी हो सकता है, और अगर समय से पहले भी नहीं हो रहा तो 2024 के अंदर अगर मान लिया जाए तो हरियाणा के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो मार्च 2019 में हुआ था। तो इस हिसाब से माने तो मार्च 2024 के आसपास लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर हो सकता है, जो पहले चरण में 2019 में हुआ था। अगर उसी आधार पे हुआ तो मैं उस आधार पे आपसे कह रहा हूँ कि मार्च के आसपास चुनाव हो सकता है। और अगर समय से पहले की जो चर्चाएं चल रही हैं तो उस स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं है कि दिसंबर के आसपास भी चुनाव हो जाए, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव होंगे। क्योंकि अब राजनीति का समय शुरू हो गया है तो चर्चाएं राजनीतिक ज़्यादा होती हैं। और मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ चर्चा में हूं कि हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 2019 में मोदी लहर के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाया था, सभी 10 सीटों पर भाजपा के सांसद बने थे। और मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अगर आज चुनाव होता है या अगले चुनाव में जो 2024 में जो तय चुनाव है उसमें स्थिति क्या रह सकती है, प्रत्याशी बदल सकते हैं या वही पुराने चेहरे होंगे। पिछले दिनों मैंने आपसे चर्चा की करनाल के बारे में, सिरसा के बारे में, हिसार के बारे में, और इसके साथ साथ मैंने आपसे चर्चा की फरीदाबाद की। और आज मैं आपके साथ चर्चा में हूँ निकटवर्ती जो हमारे साथ वाली लोकसभा है गुरुग्राम को लेकर, गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के 10 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में से क्षेत्र गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूंह मेवात जिलों के तालमेल से बना है। गुड़गांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1952-77 में अस्तित्व में था। साल 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद साल 2008 में एक बार फिर से अस्तित्व में आया। विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना है। ये राजधानी दिल्ली से सटे होने के साथ ही हरियाणा का औद्योगिक शहर है। साइबर सिटी के नाम से इस शहर को जाना जाता है। आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होने से, मल्टीनेशनल कंपनियां होने की वजह से इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से 250 कंपनियों के ऑफिस इसी साइबर सिटी में है। ऐतिहासिक तौर पर गुरुग्राम में हिंदू लोग ही ज्यादा बसे हुए थे। ये प्राचीन काल से ही अहीर द्वारा बसाया गया साम्राज्य था। कहा जाता था कि ये महाभारत काल के कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। अकबर के शासनकाल में गुरुग्राम दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में आता था। गुड़गांव भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है और तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक और बैंकिंग सेंटर है। गुड़गांव भारत के सबसे बड़े चिकित्सा पर्यटन उद्योगों में से भी एक माना जाता है। भारत की आजादी के बाद 1947 में ये गुड़गांव देश का हिस्सा बन गया और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत आ गया। 1966 में शहर में नए राज्य के निर्माण के साथ हरियाणा के प्रशासन के अधीन गुड़गांव आ गया। एनसीआर में पड़ने वाली हरियाणा की हॉट सीट गुड़गांव या गुरुग्राम पर साल 2014 की बात करें तो यादवों में वोट मतदाताओं का ध्रुवीकरण देखने को मिला। मेव समुदाय के 3,10,000 और यादव समुदाय के 3,53,000 मतदाता थे। इसी के साथ ही सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धुर विरोधी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उधर बीजेपी और हजका का गठबंधन था और इसी पर गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस यादव समुदाय से धर्मपाल को मैदान में उतारकर इंद्रजीत का रास्ता रोकने की कोशिश की। इसी के साथ ही इन चुनावों में आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव भी यादव समुदाय के होने के कारण कुछ हद तक असर देखने को मिला। इस चुनाव में जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति के करीब 2 लाख, अनुसूचित जनजाति के करीब 52,000 वोटर्स थे। गुर्जर समुदाय के 74,000 मतदाता शामिल थे। साल 2014 में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटर 17,82,755 मतदाता गुड़गांव लोकसभा में थे। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो हरियाणा के 3 जिलों में फैली गुरुग्राम लोकसभा सीट पर करीब 20 लाख से ज्यादा वोटर थे, जिन्होंने अपने सांसद के किस्मत का फैसला किया। और इस वक्त वर्तमान सांसद राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने इनेलो के जाकिर हुसैन को करीब 3.25 लाख मतों से हराया था और कांग्रेस इन चुनावों में तीसरे स्थान पर रही थी। साल 2019 के चुनाव में भी राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में चौथी बार इंद्रजीत चुने गए थे। गुरुग्राम से लगातार वे 2 बार चुनाव जीते। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। दोस्तों 1971 तक गुरुग्राम लोकसभा हुआ करती थी और उसके बाद गुरुग्राम लोकसभा हट गई और गुरुग्राम का जो एरिया है वो महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर चला गया। और उसके बाद में एक बार फिर
जब परिसीमन हुआ 2006-07 में, उस परिसीमन के दौरान गुरुग्राम की लोकसभा सीट फिर अस्तित्व में आई और अस्तित्व में आने के बाद में यानी कि परिसीमन के बाद में यहाँ पर 3 बार चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार यानी कि 2009, 2014 और 2019 तीनों बार गुरुग्राम से राव इंदरजीत सिंह चुनाव जीते हैं। राव इंदरजीत सिंह सांसद बने हैं, हैट्रिक बनी है उनकी। बस सिर्फ इतना फर्क रहा है कि सिंबल बदल गया। 2019 में राव इंदरजीत सिंह जहां कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो 2014 और 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। राव इंदरजीत सिंह के बारे में बस इतना कहा जा सकता है कि जो लोग खासकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तो वो कह सकते हैं कि राव इंदरजीत सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और एक बहुत अलग किस्म के नेता हैं। राव इंदरजीत सिंह के बारे में ये कह सकते हैं कि वो अपने हिसाब से राजनीति किया करते हैं, अपने मुद्दों पर राजनीति किया करते हैं और अपने मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हुए वे बड़ी आसानी से किसी दबाव में नहीं आते। राव इंदरजीत सिंह के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्रदेश में सरकार बनी, यानी कि जब 2009 में वे सांसद थे कांग्रेस से, तो देश और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और 2014 और 2019 में जब वो भारतीय जनता पार्टी में सांसद बने, भाजपा में चले गए 2014 के चुनाव से पहले, तो दोनों चुनावों में भाजपा की सरकार बनी, चाहे वो सूबे के अंदर हो और चाहे वो देश के अंदर हो। तो इस लिहाज से राव इंदरजीत सिंह को बहुत से लोग मौसम वैज्ञानिक भी कहा करते हैं, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक। राव इंदरजीत सिंह का जो जनाधार है खासकर अहिरवाल के अंदर, वो वाकई ही अतुलनीय है और इसकी बानगी भर है कि राव इंदरजीत सिंह दक्षिण हरियाणा की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित भी करते हैं और इसी के चलते चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या आज वो बीजेपी में हो, उनकी अपनी खनक है। खैर ये बात तो हुई राव इंदरजीत सिंह की। तो पर आगे बढ़ने से पहले जो संसदीय क्षेत्र के बारे में बातें हैं वो आपको बताएं, उससे पहले आपको ये बता दें कि जो 2019 में चुनाव हुआ था, 2019 के चुनाव में राव इंदरजीत सिंह ने 8,81,546 वोट लिए थे, लगभग 61%। और उनके मुकाबले में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो थे कैप्टन अजय सिंह यादव और उनको वोट मिले थे लगभग 4,95,290, यानी कि लगभग 34%। 4 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से वे चुनाव हारे थे। और उसके बाद जो प्रत्याशी थे वे सभी कोई 4 अंक में और कोई 5 अंक में, मान ली कि बीएसपी के प्रत्याशी वहाँ तीसरे नंबर पर थे 26,756 वोट के साथ और इनेलो के प्रत्याशी वहाँ चौथे नंबर पे थे 9,911 वोट के साथ। और जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ तो गुरुग्राम की 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस जीती, 4 पर बीजेपी जीती और 1 प्रत्याशी निर्दलीय जीता। जो 4 सीटें कांग्रेस की जीती वो थी नूह से आफ्ताब अहमद चुनाव जीते, रेवाड़ी से चिरंजीव राव चुनाव जीते, फिरोजपुर झिरका से मामन खां चुनाव जीते और पुनाना से मोहम्मद इलियास बने, ये कांग्रेस के विधायक थे। और जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते वो बादशाहपुर से बने राकेश दौलताबाद। और जो 4 विधायक कांग्रेस के जीते और जो 4 विधायक भाजपा के जीते वो थे गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता, सोहना से ठाकुर संजय सिंह और बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, जो आजकल स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री हैं। तो मान लिया जाए कि 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, 4 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय। और जो 4 भाजपा के विधायक बने, बनवारी लाल को अगर ये माना जाए, ये कहा जाए कि वो सबसे नज़दीक रहे हैं राव इंदरजीत सिंह के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राव इंदरजीत सिंह के कोटे से वे मंत्री हैं। और दिलचस्प बात ये थी 2019 के चुनाव में कि पटौदी के अंदर जो सत्यप्रकाश जरावता को टिकट दिया गया वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीक थे और पटौदी की वो सीट थी जिसको कि राव इंदरजीत का गढ़ माना जाता था, लेकिन मनोहर लाल एक सटीक निशाना चल गए और अपने प्रत्याशी जिसको टिकट दिलवाई चुनाव भी जिता कर लाए। लेकिन क्योंकि अहिरवाल में, मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि अहिरवाल में राव इंदरजीत का असर है और गुरुग्राम के साथ साथ वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी असर रखते हैं, ऐसे में उनकी जो महत्वपूर्णता है वो भाजपा के अंदर आज भी लगातार बनी हुई है। अब आने वाले चुनाव की बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें कि वहाँ चुनाव का गणित कैसा रह सकता है, चुनावी माहौल क्या बन सकता है, तो उसके आधार पर अगर ये कहा जाए कि अगर राव इंदरजीत सिंह ने अपना कोई मन नहीं बदला तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर कोई अपना मन नहीं बदलने वाली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वापस राव इंदरजीत सिंह पर या राव इंदरजीत सिंह के कहने पर उनकी पुत्री आरती राव पर अपना दाव चल सकती है, उनको प्रत्याशी बना सकते हैं।
और अभी तो क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह एक चुनाव लड़ने के लिए खुद भी तैयार है, तो मान लिया जाए कि राव इंद्रजीत सिंह ही भाजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह का और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है उसमें कई बार, चाहे वो प्रदेश स्तर पर है और चाहे वो लोकल स्तर पर है, उनमें कई बार आपसी टकराव की बातें भी सामने आती रहती हैं। राव इंद्रजीत ना कोई मौका चूकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के साथ कोई बात हो, चाहे या फिर वहाँ पर जो कैप्टन भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया उनके साथ कोई बात हो, और ना तो कोई मौका चूकते हैं और अपनी बात कहने से पीछे भी नहीं हटते। वैसे भारतीय जनता पार्टी में अगर माना जाए गुरुग्राम के अंदर, तो और भी कई नेता हैं जिन पर जो पार्टी के बहुत नज़दीक रहे हैं। सुधा यादव वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आजकल हैं और एक बार सांसद भी रही हैं, वीरांगना हैं वो, और मोदी जी के बहुत नज़दीक भी हैं। इसके अलावा राव नरबीर सिंह भी वहाँ कई बार दम भरते रहे चुनाव लड़ने का लोकसभा का, और उसके पीछे भी जो मुख्य बात मानी जाती है, जो कही जाती है, वो यही कही जाती है कि राव इंद्रजीत सिंह का विरोध राव नरबीर को भारी पड़ गया था। और अगर अब बात करेंगे वहाँ पर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस से पिछला चुनाव कैप्टन अजय यादव लड़े थे और कैप्टन अजय यादव भी कांग्रेस आला कमान के बहुत नज़दीक हैं। उनके पुत्र रेवाड़ी से विधायक रहे हैं। कैप्टन अजय खुद भी 6 बार रेवाड़ी से विधायक रहे हैं। कैप्टन अजय यादव का भी ठीक ठाक कद है, अच्छी पकड़ है, लेकिन पिछला चुनाव का जो परिणाम था वो, क्योंकि आप मोदी वेव को माने या कारण कोई भी माने, वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारे थे। और अगर अब कांग्रेस की भविष्य की बात करें तो कैप्टन अजय भी एक सशक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस किसी मेव मुस्लिम प्रत्याशी पर भी क्या कोई दाव खेल सकती है, तो सोचा वहां भी जा सकता है। वैसे कांग्रेस के अंदर चर्चाएं पिछले दिनों एक और भी चली थी कि जो अवतार सिंह भड़ाना है, जो पिछला चुनाव फरीदाबाद से लोकसभा का लड़े थे, और उनके भाई करतार सिंह भड़ाना है जो हमेशा हर चुनाव के अंदर अपना कभी फरीदाबाद, कभी मेरठ और कभी अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं, तो पिछले दिनों वो दोनों भाई भी वहाँ काफ़ी सक्रिय हुए थे। हालांकि आजकल वहाँ सक्रिय कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि जो वहाँ का समीकरण है, गुर्जर और मेव मतदाता मिलकर किसी गुर्जर प्रत्याशी या मेव प्रत्याशी कांग्रेस से संभवतः वो भी हो सकता है और उस पर भी कांग्रेस दाव खेल सकती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर हालांकि नेताओं की कमी वहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन जो लोकसभा के लिए अगर सशक्त प्रत्याशी के रूप में देखा जाए तो फिलहाल तो यही नाम सामने दिखते हैं। अगर बात की जाए दूसरे दलों की, तो आम आदमी पार्टी का भी गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का शहरी क्षेत्रों में ठीक ठाक वर्चस्व है और गुरुग्राम दिल्ली से लगती हुई सीट है, और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का आज भी अगर ये कहें जलवा है तो बड़ी बात नहीं है। लोकसभा में भले ही नहीं चुनाव जीत पाए, लेकिन विधानसभा के अंदर और नगर निगम के अंदर केजरीवाल का डंका बजता है। उसके आधार पर देखा जाए, हालांकि गुरुग्राम में कभी कोई करिश्मा नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। आपको ध्यान होगा 2014 का चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, तो योगेंद्र यादव उस समय आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और गुरुग्राम से वे चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे और बहुत थोड़ी सी वोट मिली थी। हालांकि कहने को तो योगेंद्र यादव कद्दावर नेता हैं, उनका जहां अहिरवाल में जो यहाँ वो यादव हैं, तो वहीं मेवात के अंदर वो एक अलग नाम से जाने जाते हैं और अपना एक अलग नाम भी उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई करिश्मा नहीं हुआ था। पर अब क्योंकि पिछले समय में कुछ बदलाव भी आया है, तो क्या केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी गुरुग्राम में कोई करिश्मा कर पाती है, ये भी समय गर्भ में है। और बात करेंगे जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की भी। क्या इंडियन नेशनल लोकदल का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो सकता है, तो उस गठबंधन का प्रत्याशी भी कुछ कमाल कर सकता है। और क्या जननायक जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ती है या भाजपा से गठबंधन उसका हो सकता है। अगर इस प्रकार की चर्चाएं जो होंगी, जो गठबंधन की राजनीति होंगी, क्योंकि वो भी थोड़ी उसमें देर है, और जब गठबंधन हो जाएंगे तो उसके बाद ये भी तय होगा कि उनके प्रत्याशी क्या करते हैं। यानी कि इस बात पर काफ़ी दारोमदार रहेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल हो, बीएसपी हो, जेजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनके जो प्रत्याशी होंगे केवल वोट कटवा की स्थिति में होंगे, और या फिर वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। और अगर वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं तो रोचक मुकाबला होगा, और अगर वोट कटवा की स्थिति में होंगे तो ये भी देखना होगा कि कौन प्रत्याशी कौन सी पार्टी को, यानी कि कौन सा प्रत्याशी भाजपा या कांग्रेस किसको नुकसान देता है वोटों के आधार पर। उसके हिसाब से भी लोकसभा चुनाव का गणित फिक्स होगा, क्योंकि अब चुनाव का समय नजदीक है, तो चुनावी चर्चाएं पूरे जोरों पर हैं। और मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह हो सकते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह पिछले दिनों बहुत स्मूथ भी हुए हैं और उनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी और नेताओं के साथ भी उनका सामंजस्य ठीक हुआ है, और वो खुद भी इस समय जो उनके बदले बदले बीच में सुर थे, अंदाज थे, वो बदले हैं। यानी कि आजकल वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही दिखाई देते हैं। तो मान लिया जाए कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह या फिर उन्हीं की पसंद का कोई प्रत्याशी हो सकता है, तो कांग्रेस से अगर कैप्टन अजय यादव भी हो सकते हैं या फिर कोई और नेता भी सामने आ सकता है। चुनाव कैसा होगा, उसके रंग कैसे होंगे, लोकसभा का गणित कैसा होगा। एक और जो चर्चाएं चलती हैं
कि एनडीए के सामने महागठबंधन कोई होगा, क्या महागठबंधन भी हो सकता है। तो इन सब मुद्दों पर, इन सब मामलों पर, इन सब राजनीतिक जो गणना है, इनके आधार पर चुनावी गणित तय होगा और वो किस प्रकार का होगा ये अभी भविष्य गर्भ में है। लेकिन हम समय समय पर आपको इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध जरूर कराते रहेंगे और प्रयास ये रहेगा कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, सटीक बात के साथ आपके सामने आए। बस हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।